ठीक है। तो इन जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और पढ़ते क्यों है अंतर है। तो पेज जहाँ दिखेगा बताना मेरे को। अगर मेरे को तुम्हें कोई बोल दे, अगर मेरे को तुमने से कोई बोले कि इस पूरे स्पेस में एक पॉइंट तुम अपने मन में सोचो, ठीक है, मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस पूरे स्पेस में ये व्हाइट बोर्ड जितना भी दिख रहा है तुम्हें, पूरे में एक एक पॉइंट सोच लो और वो मेरे से मार्क कर लो कि तुमने कौन सा पॉइंट सोचा, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मार्क करना। क्यों? क्योंकि तुमने कोई एक पॉइंट सोचा होगा। अब एग्जैक्टली ये पॉइंट तुम मेरे से मार्क करवाना मुश्किल है ना, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ओवर हियर। तुम बोलोगे लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, राइट आओ, राइट आओ, राइट आओ, या लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर ऊपर नीचे भी डांस करवाओगे, है ना। तो ऐसे चलता रहेगा। तो किसी ने इसका समाधान सोचा कि चलो एक लाइन बना लेता हूँ जिसको बेस लाइन बोल देते हैं। तो अब तुम मेरे को बोल सकते हो कि सर इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट बना दो, है ना। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अभी भी मेरे को लेफ्ट राइट डांस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो तुम मेरे को ऊपर नीचे नहीं करवाओगे, क्योंकि अब तो तुमने मेरे को बोल दिया इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन अब तुम मेरे को लेफ्ट राइट करवा सकते। तो किसी ने इसका एक और सोचा कि चलो एक वर्टिकल लाइन भी खींच देते हैं। अब किसी ने बोला मेरे को इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, इससे 2 सेंटीमीटर राइट में, 5 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर राइट में। तो मैं प्रिसाइसली एक ही पॉइंट मार्क कर पाऊंगा, है ना। ओके। तो वाई वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो किसी भी पॉइंट को एक यूनिक नाम देने के, वो नाम देते ही तुम्हारा पॉइंट फिक्स हो गया कि तुम इसके बारे में बात कर लो। जैसे ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर राइट में था, है ना। तो उसको लिखने का हमने तरीका बना लिया कि 5 सेंटीमीटर अगर वो ऊपर है और 2 राइट में है, तो जितना राइट में वो हम पहले लिखेंगे, और जितना ऊपर है या नीचे है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको एक्स से डिनोट किया जाता है, वाई से जो डिस्टेंस है, सॉरी, उसको वाई से डिनोट किया जाता है, वाई से जो डिस्टेंस है उसको एक्स से डिनोट किया जाता है, और पहले एक्स लिखा रहता है बाद में वाई लिखा रहता है। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो तरीका हमने निकाला हर पॉइंट को मार्क करने का, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मगर ये जो हर पॉइंट को मार्क करने की जो बात थी, उसका केवल एक ही तरीका नहीं था कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चलाना। इसके अलावा और भी तरीके, इसके अलावा ऐसा भी तरीका लिख लिया ना यहाँ।
लिख लिया। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे जरूरी थोड़ी था कि ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींची, जो हमने दूसरी लाइन खींची वो ऐसी खींचे, कोई ऐसे खींच दे जो 90 डिग्री पे ना हो। तब भी तो मैं मार्क करा सकता हूँ कि भाई इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करो और इसके 5 सेंटीमीटर राइट में मार्क करो, तब भी मैं मार्क कर सकता हूँ ये थीटा नॉट इक्वल टू 90। ऐसे भी हम हर पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक सिस्टम। कोलिजन पढ़ा है अभी फिजिक्स में, कोलिजन है ना, तो उसमें ऑब्लिक कोलिजन होता था ना। ऑब्लिक क्या होता था, हेड ऑन नहीं होता था, किसी एंगल पे हो रहा है ना, वही वही नाम है ऑब्लिक सिस्टम। 90 डिग्री नहीं है, कुछ और भी तरीके हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट और मैनी तरीके। तो एक और तरीका जो हम पढ़ लेते हैं, जो हमें पढ़ना है उनमें से एक तरीका और कि केवल एक लाइन खींचो, ठीक है, दूसरी लाइन खींचो ही मत। लेकिन कुछ तो और चाहिए, क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले वाले मेथड में एक लाइन से तो काम नहीं चला था, दूसरी लाइन खींचनी पड़ी थी। तो पहले वाले सिस्टम में हमने परपेंडिकुलर खींच दी थी दूसरी लाइन, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर ना खींच के किसी भी एंगल पे खींच दी, तब भी बता पाते। अब क्या है, अब एक लाइन खींच दी और एक पॉइंट ले लो जिसको ओरिजिन बोल देते हैं ओ। अब इससे कैसे पता लगेगा, तो सब इस दुनिया में कोई भी पॉइंट मार्क करने के लिए तुम इससे उसका डिस्टेंस बताओ ओ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने ये सोचा, तो ये डिस्टेंस बता दो और ये एंगल बताओ, तो पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बनाना है, तो 10 सेंटीमीटर दूर तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, है ना, पूरा का पूरा एक सर्कल आ जाएगा। सही बात है ना। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर इस पूरे के पूरे सिस्टम से तो एक सर्कल आ जाएगा, सब इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे, है ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। लेकिन तुम एक्स एक्सेस के साथ इसका एंगल भी बता दो कि भाई 60 डिग्री बनाने वाला, तो तुम्हारे पास केवल एक ही पॉइंट बचेगा जो 60 डिग्री पे बना रहा हो और 10 यूनिट डिस्टेंस पे भी, है ना। तो बेसिकली एक डिस्टेंस बता रहे हो जिसको आर से डिनोट करते हैं, और एक एंगल बता रहे हो जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस केस में है वो 10, π/3, ठीक है, 10, π/3। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें डिस्टेंस होगा और एंगल। लिख लिया। अब केवल यही सिस्टम नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सिस्टम्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हम पूरा चैप्टर, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले वाले सिस्टम पे पढ़ने वाले हैं और तीसरे वाले का कभी कभी यूज करेंगे। लेकिन केवल इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से किसी भी पॉइंट का नाम दिया जा सकता है। किसी भी पॉइंट का नाम देने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके, इनफाइनाइटली मैनी तरीके। चलो।
अब जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो वहां पे कोई भी बेसिक एलिमेंट एक्स होता है कि ये इससे इतना साल बड़ा है, इतना साल छोटा है, 5 साल बाद ये हो जाएगा, तो वहां पे कोई भी चीज ना हम एक्स मान लेते। ठीक है, इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना हो गया, कितना होगा, एक्स मान लिया। कितने मेथड से ये किया जा सकता है, एक्स मान लिया। ज्योमेट्री में बेसिक एलिमेंट जो होता है वो होता है पॉइंट। हर चीज पॉइंट से बनी होती है। पॉइंट पॉइंट से बना होता है, स्ट्रेट लाइन पॉइंट से बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से, सर्कल पॉइंट से बना, सारी चीजें पॉइंट से बनी। तो यहाँ बेसिक एलिमेंट्स अलजेब्रा में एक्स है, ज्योमेट्री में पॉइंट है। नहीं लिखना है क्या? हाँ पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ। 1 महीने बाद सेम सवाल पूछूंगा, ज्योमेट्री का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो नहीं बता पाया। लिख के दूं? हाँ अब तो बता देगा तू, अब तो बता देगा, क्योंकि अब मैंने तेरे को याद करवा दिया। तेरे को याद रहेगा ना कि ऐसा कुछ बोला था कि नहीं बता पाऊंगा। अब तो याद ही रह जाएगा, लेकिन फिर भी लिख ले, 2 साल बाद भूल जाएगा। अच्छा, ट्राइंगल के बारे में तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कुछ हम जो बेसिक कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम होता है ना? इस पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल होता है, मतलब पैरेललोग्राम को स्पेशल कर दो तो वो रोम्बस बन जाता है ना? उस रोम्बस को और स्पेशल कर दो तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, फिर एक ट्रेपीजियम होता है ना? उस ट्रेपीजियम को थोड़ा स्पेशल कर दो, आमने सामने के साइड तो पैरेलल थे, और कर दो साइड वाले भी, तो वो रेक्टेंगल बन गया। हाँ, रेक्टेंगल को और स्पेशल कर दो, स्क्वायर बन गया। और क्या होता है? काइट, काइट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड बस इक्वल होने से हो गया। अच्छा, ये इसका एक फॉर्मूला है जो तुम्हें नहीं मालूम होगा, जिसके लिए मैं लिख पा रहा हूँ। तो ये पैरेललोग्राम है, मैंने इसको एक्सटेंड किया इसके साइड को, और मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, मतलब एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला, और इस वर्टेक्स से इस ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, मैंने क्या क्या किया, वर्टेक्स से
ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच की लेंथ है ये, और इन दोनों के बीच की लेंथ है ये, इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स के बीच की, है ना। तो सपोज दिस लेंथ इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज थीटा, देन एरिया इज हाफ P1 P2 sin थीटा। गलत बोल दिया, ये जो ट्राइंगल ये होता है P1 P2 अपॉन साइन थीटा। ये हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ करा दूंगा, ऐसे भी कर ही सकते हो, होमवर्क में ट्राई करना। ये पैरेललोग्राम है, परपेंडिकुलर डालो और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, दो ट्राइंगल के एरिया, ठीक है। वहां से हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना हो जाएगा। सेकंड, रोम्बस के बारे में क्या खास बात है? ऑल द एंगल्स आर इक्वल, कितनी घटिया बात बोल रहे है ना। तो ये वो पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम आफ्टर ऑल, है ना। लेकिन एक स्पेशल फॉर्मूला और है, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल मान लो D1 है, दूसरा D2 है, तो इसका एरिया जो है, एरिया को जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है D1 D2 अपॉन 2। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग ट्राइंगल। सबसे पहला सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? क्या होता है सेंट्रोइड? अरे पढ़ा होगा भाई ये। देख तू भूल गया। हाँ, क्या साइड? साइड्स का मिड पॉइंट क्या है?
इस साइड का मिड पॉइंट ये है। फिर इसको कुछ बोलते हैं ना भाई, मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ मीडियंस। जनरली इसको हम G से डिनोट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और बात कि जो सेंट्रॉइड है, जनरली किससे डिनोट करते हैं? G से। सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। पढ़ा था ये? भूल गया होगा, लिख ले। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मतलब एक ट्राइंगल है, इसके हम एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो वो जहाँ इंटरसेक्ट होता है, जनरली इसको O से डिनोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। फिर सरकम सेंटर। तो किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साइड्स को अगर, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्यों बोलते हैं और क्या चीज़ है ये थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर देखो दो पॉइंट है A और B, और तुमको बोला एक पॉइंट है C जो दोनों से बराबर दूरी पे,
तो सी इनके बीच में हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये और ये बराबर है ना। बेसिकली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, ए बी के। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं, तो अभी हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज 90, दिस इज also 90, and this side is common. Therefore, these two triangles are congruent. Now these two are congruent. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है this side must be equal to this side. Similarly, इस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, सब दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले। ठीक है, तो एक ट्राइंगल लिया हमने, अब हमने पहली वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने दूसरी वाली साइड का भी ड्रॉ किया, फिर हमने तीसरी वाली साइड का भी ड्रॉ किया, एक मिनट रुकना, फिर हमने तीसरी साइड का भी ड्रॉ किया, क्या किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर, है ना। तो ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्यों बोल रहे हैं सरकम सेंटर? क्योंकि देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, तो इस पर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना। अब मान लो ये ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है, इस पे कोई भी पॉइंट लूं तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे यहाँ पे भी अगर पॉइंट सेलेक्ट करूं तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इसका भी है, ये वाला BC का है, तो उस हिसाब से तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर है। तो इस पॉइंट से A, B और C की दूरी बराबर है, यानी इसको क्या बोला था हमने, C बोल देते हैं। तो हम देख रहे हैं C डैश बोल दो फिलहाल में, तो हम देख रहे हैं AC डैश, BC डैश और CC डैश बराबर है। तो अगर मैं इसको C डैश को सेंटर मान के एक सर्कल खींचूं AC डैश के बराबर रेडियस लेके, तो वो तीनों पॉइंट से जाएगा, A से भी जाएगा, B से भी जाएगा और C से भी जाएगा, है ना। बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस विच इन टर्न इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये सर्कल इस ट्राइंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है ना, इसको घेर ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। और इसके सेंटर को बोलते हैं हम सरकम सेंटर, और इसके रेडियस को हम बोलते हैं सरकम सेंटर, अलग अलग नहीं, एक साथ, ठीक है। और सरकम सेंटर को जनरली, सॉरी सरकम क्या बोला था, क्या लिख दिया, सरकम सेंटर तो बोल ही गया, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं जनरली।
आगे बढ़े। तो चौथा इंपॉर्टेंट टर्म एक रह गया हमारा, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? तो वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की खासियत के बारे में पढ़ते हैं। इधर देखो, ये एक एंगल बनाया मैंने, दो लाइंस लेके, फिर इनका मैं, चलो इसको घुमा लेते हैं, थोड़ा ऐसे करके बना लेते हैं। अब इनका मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, ऐसे बना दिया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसको ए बोल दो। अच्छा देखो, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर था, इस पर मैं कोई सा भी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे बी, और बी से दोनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये 90, ये भी 90, ये थीटा, ये भी थीटा, ये ए बी दोनों ट्राइंगल में कॉमन, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, वहां से हम उन एंगल बाइसेक्टर, जिन साइड्स का एंगल बाइसेक्टर था, उन साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ बराबर आती है। तो एक ट्राइंगल है, लेट से ऐसा कोई ट्राइंगल है, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये कहीं जाके इंटरसेक्ट किया। नाउ बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ABC, दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC, देयरफॉर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, दोनों की लेंथ बराबर है ना। नाउ द this point which I have marked, this lies on this angle bisector, therefore clearly perpendicular distance from this side and this side, these two must be same. Now this point also lies on this angle bisector, तो इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी बराबर होना चाहिए, है ना। इस बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, ये तीनों डिस्टेंस बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रेडियस मान लो और ये सेंटर मान लो, तो अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये तीनों साइड को ऐसे टच करते हुए आएगा, ठीक है। इस अंदर जो सर्कल बन रहा है इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर और इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। और इन रेडियस को जनरली स्मॉल, जैसे सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो सॉल्यूशन हम ट्राइंगल में पढ़ेंगे। इन रेडियस को जो अभी से याद रखोगे तो अच्छा है, वो डेल अपॉन एस होता है। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस मतलब हाफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला भी है।
बढ़े आगे। बढ़े। तो कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी हैं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? याद ही नहीं है? ये सपोज पॉइंट ए है, दिस इज x1 कॉमा y1। और यहाँ एक पॉइंट है बी, दिस इज x2 कॉमा y2। इनके बीच में डिस्टेंस नहीं आ रही है। कैसे आता है? किसी ने बताया, तुमने मान लिया? क्यों होता है ऐसा? हाँ, कैसे बताओ? लगाता हूँ, तुम बताओ, ऐसे ऐसे लगाते जाता हूँ। बोलो। देखो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है? बी पॉइंट से, और इस पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से भी ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको एक्सटेंड भी कर रहा हूँ, ठीक है? हमें ए बी लेंथ चाहिए। अच्छा, ये वाली लेंथ हमने देखा था x2 है, ये वाली y2 है, ये वाली y1 है, और ये वाली x1 है। तो ये बचा हुआ y x2 माइनस x1 होगा, है ना? यहाँ से आता है, सही है ना? सिमिलरली यहाँ से आता है y2 माइनस y1 होगा। नाउ बाय पाइथागोरस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऐसे ही तुमने पढ़ा होगा कुछ सेक्शन फॉर्मूला, पढ़ा है ना?
अब हमारे पास दूसरा मुद्दा है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि तुमको बोला हुआ है कि 2 पॉइंट है ए एंड बी, इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है सी, और सी इस तरीके से है कि ए और बी के से जो उसका डिस्टेंस है उसका रेशियो कुछ दिया हुआ है। मतलब ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, सी इस पे एक पॉइंट है, और हमें बोला हुआ है कि ए सी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन, यानी ये कुछ एम इज टू एन ऐसा कुछ दिया हो। ठीक है, तो हमें सी पॉइंट पता करना है। तो सी हमें पता करना है, तो हमने पहले तो सी को एक्स कॉमा वाई मान लिया। ठीक है, और जैसे हमने परपेंडिकुलर डाले थे ए और बी से दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वैसे ही हम परपेंडिकुलर सी से भी डाले, सी से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हम इनको कुछ कुछ नाम दे लेते हैं अपने पर्पस के लिए। ये एक ए था, बी था, सी था, इसको डी बोल देता हूँ, इसको ई बोल देता हूँ, और इसको एफ बोल देता हूँ। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी एफ। सही है ना। तो मैं बोल सकता हूं ए ई अपॉन सी एफ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। एंड दिस अपॉन दिस तो हमें मालूम है एम बाई एन। अच्छा ए ई कितना है, तो ए ई यानी ये डिस्टेंस तो x माइनस एक्स वन होगी, ये x है, ये x1 है, तो x माइनस एक्स वन। सी एफ ये डिस्टेंस, तो सी एफ होगा तुम्हारा x2 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास x ये आ गया। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास y भी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n ऐसा आ जाएगा। राइट।
ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था। एक एक्सटर्नल भी होता है जिसको हम बाद में आएंगे, जिसके ऊपर पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम पढ़ते हैं, लिखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल divides the opposite side in the ratio of side containing it. In the ratio of sides containing it. बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, मान लो एबीसी, और इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा a/2 और ये a/2। अच्छा, जनरली ये कन्वेंशन है, अभी तक शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा तो कोई नहीं, कि बी के ऑपोजिट साइड में जो साइड है, ये जो बी जो वर्टेक्स है, इसके सामने जो साइड है उसको जनरली स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी के ऑपोजिट वाले को स्मॉल सी से, ए के ऑपोजिट वाले को कैपिटल स्मॉल ए से। ठीक है, तो ये जब मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड। ए से बनाया तो ए का ऑपोजिट साइड है बीसी, तो इसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग इट। एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग इट, यानी एंगल बाइसेक्टर जिन साइड्स के बीच में बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, इसके और इसके बीच में बन रहा है, तो वो बोल रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है C/D, है ना, दिस इज टू दिस साइड कंटेनिंग इट। वो बोल रहा है यही रेशियो होगा BD/DC का, ऑपोजिट साइड को जो हमने डिवाइड किया BD और DC में, तो वही रेशियो होगा जो साइड कंटेनिंग इट का। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। साइन रूल पढ़ा है, साइन रूल नहीं पढ़ा, साइन रूल लामीज थ्योरम पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखो साइन रूल ये होता है, ये होता है साइन रूल। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं प्रूफ करने वाला हूँ।
तो ये जो ट्राइंगल है, जो ऊपर फिगर बनी हुई है, जो ये ऊपर फिगर बनी हुई है, इसमें जो ये वाला ट्राइंगल है एबीडी, इसमें देखो C अपॉन साइन डी must be equal to a by 2, sorry, must be equal to BD अपॉन BD की ऑपोजिट क्या है, साइन a by 2, सही, अकॉर्डिंग टू साइन। अब यही सेम चीज अगर मैं ट्राइंगल ADC में देखूं तो B अपॉन साइन दिस, अच्छा अब ये एंगल कितना है, तो अगर इसको D बोला था तो ये तो पाई माइनस डी है ना, सही है, मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन साइन ए बाई 2, सही है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो साइन पाई माइनस डी तो साइन डी हो जाएगा, साइन पाई माइनस डी तो साइन डी हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन डी कट जाएगा, सी अपॉन बी आ जाएगा, है ना, और ये साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कट जाएगा और बी डी अपॉन डी सी बच जाएगा, यही प्रूफ करना था हमें, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू सी बाई 2। आगे बढ़े, तो आगे तुम्हें सवाल दे रहा हूँ और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है तो आराम से करना, पहले तो तुम तीनों अलग अलग बैठो। मान लो एक ट्राइंगल का, इसका जो रिजल्ट है वो याद भी रखना है। मान लो एक ट्राइंगल के साइड्स तो हैं वैसे हैं ए बी एंड सी, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है हमें, prove that in center of triangle ABC, ट्राइंगल ABC का जो इन सेंटर है इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा जैसा x में लिखा है ना वैसा ही y, मतलब AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, वर्टिसेस दिए हुए और हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है, तो हमें प्रूफ करना है कि इन सेंटर ये होगा, ठीक है। चलो करो।